कल हमने दैनिक जीवन में रसायन में अम्ल, क्षार और लवण के कुछ एक उपयोग और उनके गुण लिए थे। आज हम लेने वाले हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल का मतलब जैसे थोड़ा सा कल मैंने हिंट भी दिया था आपको कि जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन है, OH आयन है, इनकी सांद्रता को ज्ञात करना है कि कितनी संख्या में वो मौजूद है। उसको बताने के लिए जैसे अपने पास में मेजरमेंट करने के लिए स्केल होती है, बिल्कुल वैसे ही पीएच स्केल होती है। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता को बताने वाली स्केल होती है। ये स्केल जो है उसमें जैसे मान लिया पीएच है, इस पीएच को बताने के लिए कि हाइड्रोजन आयन की पीएच क्या होगी, इसके लिए एक लोगरिथम सूत्र होता है जिसके आधार पर हमें इसका कैलकुलेशन करते हैं, जिसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। यानी माइनस में log को लिया जाएगा, इसका जो मान होगा वो 10 होगा। log 10 होता है उसका मान 1 होता है, 100 होता है उसमें 2 होता है और 1000 होता है उसमें इसका मान 3 होता है। जैसे अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से हमें लेंगे, जैसे कोई भी जलीय विलयन है, जल के अंदर ये हाइड्रोजन आयन घुले हुए हैं। इस हाइड्रोजन आयन की जो पीएच का मान है उसको हमें ज्ञात करना है और उसके लिए इसका मान उसके अंदर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो लगभग 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर जल में उपस्थित है। अब इसका मान यहाँ पर रख करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस प्रकार से हम पीएच का मान दिखाएंगे। ये पीएच स्केल के आधार पर हम ये भी लेंगे कि ये जल उदासीन है, अम्लीय है या क्षारीयता को दर्शाते हैं। जब ये मान इसमें रखा जाता है तो माइनस log 10 है और ये जो पावर है ये क्या आ जाएगी, अब इसका मान यहाँ पर रख दिया -7, ये 7 इधर आ जाएगा, माइनस का है, माइनस माइनस कट जाएंगे तो 7 और फिर ये log 10, ये वाला मान यहाँ पर। log 10 का हमें पता है 1 होता है तो इसका मान क्या रख देंगे, यानी ये बराबर में करते हुए बराबर 7 × 1, अर्थात पीएच का मान क्या आ गया, 7 आ गया। 7 पीएच का मान, ये स्केल कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर 1 से लेकर के 14 तक इसमें मान होते हैं, 1 से 14 तक। इधर वाला ये जो पॉइंट आता है इसको हम कहते हैं उदासीन। अभी हमने ये प्राप्त किया था कि वो जलीय विलयन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर बताएगा कि वो विलयन उदासीन है। अब ऐसे इसके अंदर हम देखें कि 7 से 1 की तरफ बढ़ते हैं तो इसको हम कहते हैं अम्लीय, अम्ल की उपस्थिति को दर्शाएगा। इधर से हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्षारकता को दर्शाएगा, क्षार का मान बताएगा। 7 से ऊपर क्षार का मान, 7 से कम अम्ल। इधर जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगी, क्षारकता इधर ऐसे जाएंगे, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तब क्षारकता बढ़ते हुए क्रम में नजर आएगी। तो इस प्रकार से इसका मेजरमेंट किया जाता है कि किस प्रकार से हमें इसको मेजर कर सकते हैं इस पीएच स्केल के आधार पर। जैसे मैंने नीला लिटमस पत्र बताया था, नीला लाल होता है, लाल से नीला होता है, उसी प्रकार से ये पीएच मान मापन किया जाता है। तो ये हमारी पीएच स्केल हुई जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। इसको देने वाला जो था वो सोरेनसन था, यानी इस पीएच स्केल को बताने वाला जो था वो सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था। पी का मतलब पुसांस होता है, पुसांस, पुसांस का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने वाला। अब ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जान रहे हैं, अम्लीय है कि क्षारीयता है, इसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में ले सकते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे हमारा ब्लड है उसके अंदर भी पीएच का कुछ मान होता है, अम्लीयता बताता है।
साइट्रिक एसिड है उसके अंदर क्या होता है, सिरका में क्या होता है, ये सब हम इस स्केल के माध्यम से जान सकते हैं कि किस प्रकार से अम्ल का जो भी हमें मान ज्ञात करना है उसके सांद्रता को हमें देख करके इससे बता सकते हैं या पता कर सकते हैं। अब है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपना आमाशय वाला भाग होता है उसके अंदर मौजूद होता है। पाचन तंत्र में हमने देखा था, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है अम्ल, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए तो अम्लीयता यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे जलन होना है या फिर पेट में दर्द होना है, आमाशय वाला भाग उदर में पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें स्वतः उत्पन्न होता रहता है, लेकिन सपोज कीजिए खाने के लिए हमने लंबे समय तक कुछ नहीं लिया है, सपोज कीजिए 4 से 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, कुछ नहीं लिया है, उस स्थिति में ये अम्ल तो सिक्रेट होता रहेगा, स्रावित होता रहेगा और इसको जो रिएक्शन करवानी है वो यहाँ पर अवयव आ ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या होगा, अतिरिक्त मात्रा में स्रावित होकर के वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा वो पेट में दर्द है, एसिडिटी बनना है, जलन होना है, इस प्रकार से लक्षण प्रकट होंगे। ऐसी स्थिति में इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति बता रहा है, यानी एसिडिटी बन गई। इसका जो एसिड स्थिति है उसको कम करने के लिए एक एंटी एसिड काम में लिया जाता है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, सॉरी कल बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इसकी एसिडिटी को या इसके एसिड की प्रभाव को कम कर देता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं दंतक्षय। क्या होता है दंतक्षय? भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद में भोजन के कण दांतों के बीच में फंस जाते हैं। दांत, अगर मुंह की बात करें तो ये लगभग 6.5 पीएच मान पाया जाता है। मुंह के जो स्लेवरी है उस हिस्से के अंदर पीएच का मान 6.5 होता है। मुंह के अंदर भोजन के कण दांतों के बीच में फंस जाते हैं, वो जो फंसे हुए कण है उनको सड़ाने का कार्य बैक्टीरिया करते हैं। वो बैक्टीरिया वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं और वो जैसे ही उस भोजन के कण के साथ में क्रिया करेगा तो अम्लीयता और बढ़ा देगा, यानी ये 6.5 है उसका मान कम हो जाएगा और कम होकर के 5.5 तक या इससे भी कम हो जाता है। और अभी मैंने स्केल में बताया था कि इधर हम जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, अर्थात ये मान इससे कम है, कम अम्लीय है, और ये स्थिति आ गई या इससे कम अम्ल कम पीएच वाला अम्ल बन रहा है, इसका मतलब उसमें अम्लीयता बहुत अधिक होगी। और वो क्या करेगा, जो हमारा दांत होता है उसके बाहर एक एनेमल पदार्थ की परत होती है, एनेमल, ये क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है, और ये जहां जहां ये रहेगा वहां पर ये क्या करेंगे, उसको क्षयित कर देंगे, यानी इसको क्षय, उसके बीच में खड्डा सा बना देंगे, वो हटा देंगे वो परत हट जाती है। तब हमें कोई मीठा लिया या गर्म या ठंडी वस्तु को हम लेते हैं तो उसमें दांत में हमें दर्द महसूस होता है। वो दर्द क्यों महसूस हो रहा है? इस दंतक्षय के कारण। और इसका उपाय क्या है? दंतक्षय तो हो गया, लेकिन दंतक्षय को कैसे रोका जा सकता है? अम्लीयता बढ़ रही है तो हम कोई क्षारीय पदार्थ को काम में लेते हैं। जो हम पेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो इस जीवाणु को, जो अम्लता बढ़ रही है उस अम्लता को कम करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। ब्रश से वो तो हटेंगे ही, जो सूक्ष्म कण फंसे हुए हैं उसके साथ में वो क्षार जाकर के दंतक्षय को रोक देता है। तीसरा, जैसे चिंटी है, चिंटी के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो हमें काटती है तो ये फॉर्मिक एसिड हमारी त्वचा में चला जाता है। जिस भाग पर काटती है वहां पर हमें कुछ खुजली
चलना शुरू हो जाती है, जलन सी महसूस होती है। वो किस वजह से? इस फॉर्मिक एसिड की वजह से। मधुमक्खी में भी यही होता है, टांटिया सुना होगा नाम, वास्प जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी ये पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि जलन को महसूस करवाता है। इस जलन को समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? इस फॉर्मिक एसिड का प्रभाव कम करेंगे। इसके लिए हम एक ऐसा पदार्थ काम में लेते हैं जो मोस्टली अपने घर में भी मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मीठा सोडा कहा जाता है। इसको यदि जल में घोल करके उस स्थान पर लगा दिया जाता है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, अर्थात खुजली चलना है या जलन होना है वो कम हो जाती है। चौथा इसका प्रभाव अम्लीय वर्षा के रूप में। क्या होती है? सबसे पहले हम देखें कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा से अभिप्राय होता है कि ऊपर आकाश से बादल होते हैं, बादल से बारिश होती है, उस बारिश के अंदर कुछ अम्लीय पदार्थ आ जाते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है या H2SO4 है। या आते कहाँ से हैं? जब व्हीकल और है या प्रदूषण की वजह से वायुमंडल के अंदर जैसे SO2 चला गया या SO3 चला गया, इनके साथ साथ में जैसे NO है, NO2 या NO3, इस प्रकार से ये वायुमंडल में चले जाते हैं। और वायुमंडल के अंदर जल के अणु भी होते हैं। ये जल के अणु क्या करेंगे? इनसे क्रिया कर जाएंगे, क्रिया करके या तो इस प्रकार का अवयव बनाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक एसिड बनाएगा। और ये अम्ल क्या होंगे? उस जल के साथ में शामिल हो जाएंगे और बारिश के साथ में ये हमारे धरातल पर आ जाएंगे। धरातल में आने के बाद में ये या तो खेतों वाले क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, उसकी अम्लीयता को बढ़ा देंगे, या फिर ये जलीय जो प्राणी होते हैं, जब ये बारिश का पानी नदी या तालाब में जाता है तो वहाँ पर जो जलीय जीव है उनके जीवन को भी दुष्प्रभावित कर देते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा हुई। पांचवा यदि हम देखें तो मृदा के अंदर पीएच का मान, मृदा अम्लीयता लिए हुए है। और ये अम्लीयता कैसे ज्ञात की गई? ये अम्लीयता पीएच स्केल से ज्ञात की गई। और पीएच स्केल से जब उस मिट्टी की अम्लीयता ज्यादा हो रही है तब हम वहां पर कोई ऐसा अवयव काम में लेंगे जो कि उसके प्रभाव को कम करता हो। जैसे अभी यहाँ पर देखा था भुजा हुआ चूना, ये क्या करेगा? बढ़ी हुई अम्लीयता को कम कर देगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पीएच का महत्व कितना और क्या हो सकता है। ये हमारा इसका पीएच से संबंधित था। अब हम लेते हैं कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये पदार्थ है, लेकिन होते क्या है, क्या उनका प्रभाव रहता है, वो सब अब हमें देखने वाले हैं। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। उपयोगी पदार्थ, कुछ उपयोगी पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड। लवण है, किससे प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से। अब ये पदार्थ कहाँ पर मिल रहा है? जैसे खारेपन लिए हुए जो जल होता है वहां पर होता है, और इसको अवक्षेपण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लवण के बारे में हमने देखा था, लेकिन उसका एक छोटा सा वो गुण था, वो छूट गया था कि इसके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। गलनांक से अभिप्राय क्या है कि सॉलिड है, उस सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, यानी तरल पदार्थ में बदलने के लिए उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के लिए उसमें बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। 393 केल्विन या 373 से ऊपर बहुत अधिक तापमान, वह तापमान जिसके ऊपर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो उसका क्या कहलाता है? गलनांक। एक शब्द आता है क्वथनांक। क्वथनांक से अभिप्राय क्या होता है कि ये लिक्विड है, लिक्विड से उसको गैसीय स्टेज में बदला जाएगा। गैसीय स्टेज में बदलने के लिए जितना तापमान उसको चाहिए वो तापमान उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। तो ये हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, क्षारीय प्रकृति का है। ये उस जल के अंदर मौजूद है जिसमें खारेपन की स्थिति है।
उस जल में कुछ एक अशुद्धियां भी होती है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड के रूप में, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में है। इसके शुद्धता को ये क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी कि इसके साथ में मौजूद है, तब हम ये नहीं कह सकते कि ये सोडियम क्लोराइड शुद्ध रूप में है। इनको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा कि ये जल ले लिया जाएगा जिसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। अब उस जल को बॉईल किया जाएगा, और बॉईल करने का मतलब गर्म किया जाएगा काफी अधिक टेम्परेचर पर। उसके साथ में उसमें हाइड्रोक्लोरिक को गैसीय रूप में प्रवाहित करवाया जाएगा, यानी इसका संतृप्त विलयन ले लिया, उसमें तापमान बढ़ा दिया और इसको उसमें प्रवाहित करवाया जाएगा। प्रवाहित करवाने के पश्चात हम जो रिजल्ट देखेंगे उस रिजल्ट में हम पाएंगे कि ये NaCl ठोस यानी क्रिस्टल रूप में प्राप्त हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जलीय विलयन है, उसके अंदर यदि हम मिट्टी को डालते हैं, जल है, जल के अंदर मिट्टी को डालते हैं तो मिट्टी उसमें घुलती नहीं है, बल्कि क्या होती है, नीचे जम जाती है, तो वो उसका हम अवक्षेप कहेंगे, वो स्थिति अवक्षेप की कहलाएगी। ऐसे इसके अंदर होता है कि ये अवक्षेपण के द्वारा नीचे तली में बैठ जाते हैं और जल जो होता है वो पूरी तरह से उड़ जाता है वाष्प बन करके, तो इसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति। अब ये सोडियम क्लोराइड है, इसका उपयोग कहाँ होता है या इसके जो गुण धर्म है वो कैसे होते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसके गुण को देखें, अभी तो हमने प्राप्त किया है, गुण देखें। दिखने में कैसा है, सॉलिड ठोसीय रूप में है, छोटे छोटे क्रिस्टल से होते हैं। घर में देखते हैं हम नमक, वही नमक है ये, तो दिखने में कैसे हैं, ठोसीय प्रकृति के। दूसरा, जल के अंदर विलय हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं, तो ये आसानी से जल में घुलित अवस्था में पाया जाता है। इसका गलनांक देखें तो गलनांक इसका 1081 केल्विन टेम्परेचर होता है, यानी इसके ऊपर ये ठोस से द्रवित रूप में आ सकता है। ऐसे इसको यदि जलीय विलयन को देखें, यानी जल के अंदर इसको घोल लिया तो ये आयनों में विघटित हो जाएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा इनको आयनों में विघटित किया जा सकता है। तो ये तो इसके क्या है, गुण धर्म है कि इसके अंदर आयनिक प्रकृति भी पाई जाती है, आयनिक प्रकृति। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, यूज उपयोग खाने में हम लेते हैं, भोजन के साथ में नमक को उपयोग में लेते हैं। एक होता है हिमीकरण की क्रिया। हिमीकरण क्या होता है, बर्फ का जमना होता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जो गलियों में ठेले वाला होता है, बर्फ को आइसक्रीम है उसको एक लकड़ी के ऊपर वो जमाने के लिए नीचे बर्फ के वो साधारण बर्फ होती है उसको रखता है, उसके ऊपर नमक रखता है, जिससे कि वो आसानी से वो पिघले नहीं और आसानी से जो आइसक्रीम है वो जम करके हमें मिल सके। तो ये हिमीकरण की क्रिया में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा, जैसे अचार और होते हैं तब हम मोस्टली ये कहते हैं कि यदि इसको लंबे समय तक चलाना है तो इसमें नमक की मात्रा को बढ़ा दो, तो नमक की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लंबे समय तक संरक्षित रहेंगे। किससे, उसमें कोई ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इनका उपयोग हम मोस्टली देखते हैं। अब जो भी हम दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ ले रहे हैं, इनका एक प्रयोग आप ये भी बता सकते हो कि प्रयोगशाला में इसको जरूर काम में लिया जाता है। कोई भी अवयव आए उस अवयव का प्रयोग हम प्रयोगशाला में जरूर करते हैं। तो ये एक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमेशा याद रखना है कि किस प्रकार से हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब दूसरा जो अवयव है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसको जो प्राप्त किया जाता है वो मेथड होता है कि ये हमारा नमक था, नमक का विलयन लिया, इसकी क्रिया जब जल के साथ में होती है, ये जल ऑलरेडी विलयन, इसकी क्रिया जब जल के साथ में होती है तब हमें कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है, प्राप्त होता है। ये कास्टिक सोडा प्राप्त हो गए, इसके साथ में Cl बच गई तो क्लोरीन गैस बन गई और साथ में जल का अणु से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुआ। ये ये जल के अंदर ही रहेगी, यानी ये
विलयन के रूप में ही रहे। ये अवयव प्राप्त होते हैं। हमें अवयव क्या बनाना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति इस प्रकार से हो जाती है। ये संतुलित करना आगे जब रासायनिक अभिक्रियाओं को लेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे इनको संतुलित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनको हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका उपयोग इसका पहले गुण देखते हैं। गुण में वही दिखने में कैसा होता है? ठोसीय प्रकृति का होता है, क्रिस्टल जैसी संरचना होती है। इसके साथ में इसका जो गलनांक होता है वो 591 केल्विन होता है। जल में शीघ्रता से घुल जाता है, यानी जल के अंदर विलयता की स्थिति शीघ्रता से घुल जाता है। ये भी जलीय विलयन के अंदर यदि इसको विद्युत अपघट्य में परिवर्तित करवाया जाए तो ये सोडियम आयन और OH आयन में विघटित हो जाता है, यानी आसानी से इनको विघटित किया जा सकता है। अब इसकी एक और विशेषता होती है कि इसके अंदर इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टल प्रस्वेदित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वायुमंडल है, वायुमंडल में नमी रहती है, उस नमी को अवशोषित कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको ये अवशोषित कर लेता है। इस घटना को इसको प्रस्वेद कहा जाता है। अब इसका लेते हैं उपयोग कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग के अंदर जैसे कास्टिक सोडा है तो साबुन बनाने में उपयोग में लिया जाता है। नमी आर्द्रता को सोखने के रूप में इसको प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा इसका जो उपयोग है जैसे साबुन बनाने के उद्योग में किया जा रहा है, ऐसे प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में भी होता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में वस्त्र उद्योग है या कागज उद्योग है, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एक आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? एक धातु कण की क्रिया होती है, यानी धातु को पृथक करना। ये एल्यूमिनियम जो होता है उसका ये कारक होता है, मिक्सचर होता है, उसको हम बॉक्साइड कहते हैं। तो बॉक्साइड से धातुकर्म की क्रिया में भी इस NaOH को प्रयोग में लिया जाता है। पेट्रोल के शोधन में इसका उपयोग होता है और वसा तेल को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वसा है, तेल है, इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम तीसरा लेते हैं इसका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोराइड। इसको प्राप्त कैसे करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या है? क्षार है। क्षार की क्रिया क्लोरीन के साथ में है, यानी क्लोरीन इसमें से प्रोवाइड करवाई जाए तो बदले में क्या बनेगा? CaOCl2, क्लोरीन आ गया, O आ गया, H बन गया, साथ में क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। इस प्रकार से इसका